गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हर सिस्टम में कोई ना कोई लैक्यूना रहता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस होती है। प्रारंभ से ही संविधान निर्माताओं ने ये माना था कि जनता के हित के लिए, जन कल्याण के लिए जितना ट्रांसपेरेंट सरकार होगी, जितना ट्रांसपेरेंट जुडिशियल व्यवस्था होगी, वो जो राज्य है, वो राष्ट्र जो है, वो लोक कल्याणकारी राज्य बहुत अच्छे से अपना कार्य कर पाएगा। तो इसी संदर्भ में आज हम कुछ ट्रांसपेरेंसी ऑफ जुडिशियल सिस्टम की बात हम करेंगे। ट्रांसपेरेंसी ऑफ जुडिशियल सिस्टम में हम जानते हैं कि sorry, किसी भी राजनीतिक जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक क्षेत्र में, उसमें जवाबदेही और पारदर्शिता बुनियादी मूल्य है। सरकार हो या नौकरशाही, राजनीतिक दल हो या न्यायिक तंत्र, सभी से ये आशा की जाती है कि वे लोगों के प्रति जवाबदेह और पारदर्शी होंगे। न्यायिक पारदर्शिता के अंतर्गत न्यायिक नियुक्तियों में खुलापन, न्यायिक दस्तावेजों तक जनता की सुगम पहुंच तथा जनता के प्रति न्यायालय का उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी सरकार हो, ब्यूरोक्रेट्स हों, पॉलिटिकल पार्टीज, वो अंतिम रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगी? जनता के प्रति उत्तरदायी होंगी। और जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो जनता के हित के लिए ही निर्णय लिए जाएंगे। ये भी माना जाता है कि राज्य के शक्तिशाली अंगों के रूप में किसी भी अन्य निकाय की तरह न्यायालयों का कामकाज भी पारदर्शी और सार्वजनिक जांच के लिए खुला होना चाहिए। न्यायालयों की वैधता सत्यापित तथ्यों और कानून के सिद्धांतों के आधार पर उचित आदेश प्रदान करने की उनकी क्षमता पर आधारित होती है। राज्य के शक्तिशाली अंग में हम यहाँ पर बात करेंगे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की। इसके अलावा जो उनका ब्यूरोक्रेट सिस्टम है उसकी, तो जो ब्यूरोक्रेट सिस्टम है, सरकार के द्वारा लगातार ये व्यवस्था की जा रही है किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं पनपे और जनता का कार्य पूरी ट्रांसपेरेंसी से किया जाए। लेकिन फिर भी क्या होता है कि आज भी हम सभी जानते हैं कि किस तरह से जो सिस्टम है वो हमारा किस तरह से करप्ट हो चुका है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई देती है। ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को बार बार जिक्र किया कि ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए जो जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो नागरिकों की पहुंच उन तक सुगम होनी चाहिए। यानी कि क्या होता है, गांधी जी ने भी कहा था कि न्याय जो होता है वो सुलभ होना चाहिए। ये नहीं कि गरीब व्यक्ति तो न्यायालय का दरवाजा ही नहीं खटखटा सके, वो अन्याय सहता रहे और वो जो गरीबों का जो अन्याय सहना है वो अंत में एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए घातक सिद्ध होता है। आपराधिक मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली की न्यायालय में जांच की जाती है तथा न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई की जाती है। न्यायिक पारदर्शिता के द्वारा ही हमें इस संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त होती है। न्यायालयों की वैधता सत्यापित तथ्यों और कानून के सिद्धांतों के आधार पर उचित आदेश प्रदान करने की उनकी क्षमता पर आधारित है। उच्च न्यायालय में कानूनी दलीलों का जो परीक्षण दिया जा चुका है या उनके निर्णय को जो बड़ी बेंच के निर्णयों के आधार पर किया जाता है, तो पारदर्शी व्यवस्था को ये है, मान लो किसी को नीचे की कोर्ट में डिसीजन उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं है तो वो ऊपर की कोर्ट में जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि न्यायालय में हम सभी जानते हैं एक हायरार्की क्रम होता है। जैसे पहले कि एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल कोर्ट में जाता है, स्थानीय न्यायालय में, फिर हायर कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो न्यायपालिका में न्यायालयों का एक हायरार्की या पदानुक्रम क्रम होता है। ट्रायल कोर्ट से लेकर अपीलीय कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते तथ्य और कानून का विभिन्न चरणों में परीक्षण किया जाता है। न्यायालयों का आरटीआई अधिनियम से पूर्णतः छूट खुले न्यायालय के मूल सिद्धांत को खत्म करने के लिए पर्याप्त होता है।
तो ये बात इस तरह से क्या होता है कि न्यायालय जो होते हैं उनमें क्यों तो इनकी ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता होती है, ये हमने देखा। दूसरी बात ये है कि न्यायालय जो होते हैं, जैसा कि ग्राम स्वराज्य का जो गांधी का नारा था या जन कल्याण का जो गांधी का नारा था, उसको फॉलो अप करते हुए न्यायिक जो पारदर्शिता है वो उसकी आवश्यकता आज भी है। लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां इसमें आती हैं, जैसे कि जेरमी बेंथम जो दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने बताया कि खुले न्यायालयों के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि गोपनीयता के अंधेरे में तमाम तरह के जो छोटे स्वार्थ हैं और बुरी जो नीयतें, मतलब स्वार्थी जो लोगों की बातें हैं वो सामने आ जाती हैं। प्रचार प्रसार के माध्यम से ही न्यायिक अन्याय पर अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है जब अवेकनिंग नहीं होगी लोगों में प्रसार प्रसार नहीं होगा, लोगों में ये पता नहीं चलेगा कि आप अपने इस अधिकार के तहत, इस तरह की धारा के तहत अपना अपनी बात को रख सकते हैं, आपके साथ किसी भी तरह का अगर अन्याय हो रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि जो कोर्ट के कार्य हैं उनका पूरी तरह से प्रचार प्रसार किया जाए, उनकी कार्य प्रणाली का पूरी तरह से प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर सूचना का प्रसार नहीं होगा तो वहाँ पर न्याय भी नहीं हो सकता है। जैसे कि लिमिटेड लोगों की पहुंच होगी तो लिमिटेड लोग अपने पक्ष में ही न्याय करवा करके और रहेंगे। प्रचार ही न्याय की आत्मा कही जा सकती है, ऐसा जेरमी बेंथम का मानना था। पिछले कुछ दशकों में खुले न्यायालय के सिद्धांत पर न्यायपालिका की ओर से ही जो है सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं। जैसे कि भाई, जैसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में आम आदमी के प्रवेश को सुरक्षा का हवाला देकर रोक दिया जाता है। पहली बात, संवेदनशील मामलों में न्यायिक कार्रवाई की रिपोर्टिंग से जो रोकने वाला आदेश है, सरकार से सीलबंद लिफाफे में जवाब मंजूर करना, न्यायपालिका को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखना। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि हमें अपनी जो लक्ष्य है हमारा जन कल्याण का, उससे दूर करती हैं। क्या क्या दूर करती है? जैसे कि जजों को एक पब्लिक प्लेस पर जाने से तो वो थोड़ा हेजिटेशन करते हैं, क्योंकि कि लोग उनको पहचान जाएंगे और वो सारी चीजें, सो एंड सो ऑन। जबकि न्यायिक जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, सरकार द्वारा कोई भी कानून बनाए जाते हैं वो हम पर लागू होते हैं, लेकिन उन कानूनों की अगर हम कहीं भी अप्रोच करना चाहें तो उसके लिए जैसे ये माना जाता है कि आम आदमी कोर्ट परिसर में नहीं जा सकता है ना, उसको सिक्योरिटी के तहत कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, आपको अपना आई कार्ड बताना होगा, आपको कारण बताना होगा। दूसरी बात है कि जो सेंसिटिव केसेस होते हैं उसमें रिपोर्टिंग से रोकने वाला आदेश हो जाता है। तीसरी बात है कि जो डिसीजंस होते हैं कैसे वो सीलबंद लिफाफे में आते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार से न्यायालय को अलग रखा गया है। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको कोई भी डिसीजन नहीं समझ में आया तो हम राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत थोड़े से पैसों में न्यायालय द्वारा को पूछ सकते हैं, लेकिन न्यायालय को इस क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इसके अलावा भारत उन सेलेक्टेड देशों में से एक है जहां न्यायाधीशों को कॉलेजियम तंत्र के माध्यम से न्यायिक नियुक्तियों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। कॉलेजियम जो सिस्टम है वो अपने आप में एक बहुत अधिक कॉन्फिडेंशियल सिस्टम माना जाता है। दूसरी बात है कि परमानेंट पोस्टिंग के अलावा जो इसमें जुडिशरी में जो पोस्टिंग्स होती हैं अडॉक होती है, मनमाने तरीके से की जाती हैं, और ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि ये भी बहुत संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो ये जो न्यायालय की जो पारदर्शिता रखने वाली बात थी वो यहाँ पर इसको कुछ केसेस में चुनौती दी गई है कि न्यायालय को आरटीआई से दूर रखा गया है, उनके जो डिसीजंस हैं वो सीलबंद लिफाफे में आते हैं, और सामान्य व्यक्ति को, आम आदमी को कोर्ट परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से घुसने नहीं दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो कोर्ट की चुनौतियों में मानी गई हैं। एक और बात यहाँ पे है कि जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं होने और परिवारवाद को
फेमिनिज्म को वरीयता देने का मुद्दा समय समय पर चर्चा में रहा है। इसमें जब जज बनाने के लिए अधिवक्ताओं के नाम, वकीलों के नाम प्रस्तावित किए जाते हैं तो किसी भी स्तर पर किसी से कोई राय नहीं ली जाती है, और जिन लोगों के नाम प्रस्तावित किए जाते हैं उनमें से कई पूर्व न्यायाधीशों के परिवार से होते हैं अथवा उनके संबंधी होते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत छोटा सा वीडियो है ये, इसके माध्यम से आपको थोड़ा सा एक्टिवनेस, मतलब आप स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो आपको थोड़ी सी एक पता होना चाहिए कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो किस तरह से कार्य करता है। तो न्यायिक उत्तरदायित्व को तय करने के लिए एक कानून की आवश्यकता है, ताकि जो लोगों का न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा बना रहे और न्यायिक भ्रष्टाचार की प्रभावी रूप से जांच हो सके। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार जो डिसीजंस होते हैं, जो केसेस हैं, वो इतने लंबे हो जाते हैं कि मान लो दादा ने किया तो पोते तक डिसीजन आता है। आदमी इतना प्रताड़ित हो जाता है, कई लोग न्यायिक डिसीजन के प्रभाव में प्रताड़ित होकर के सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और केसेस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की बात की जाए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।